हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर एसए का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है, जाके वहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर मैं कैसे करवाता हूँ। यहाँ पर आपको एकदम पूरा फॉर्मेट जो आपका थंबनेल में बुक दिख रहा होगा दृष्टि आईएएस का, वही पूरा बुक का जो सॉल्यूशन दिया गया, ये सभी जो मैं करवाता हूँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप एक बार इन सब का फॉर्मेट देखिए। इसी फॉर्मेट में आपको, चाहे आप आरओ का पेपर दे रहे होंगे एसए का, चाहे आप पीसीएस का पेपर दे रहे होंगे, यही फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, मतलब इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। देखिए, हर एक चीज़ जैसे आप लिखते हैं तो बीच बीच में कुछ कोटेशन डालना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, इस सब को अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब देखिए, पहले सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। तो आज आपका यहाँ पर 3 सेक्शन होते हैं। आपके पेपर में 3 सेक्शन आते हैं, ए, बी और सी। ए में जैसे लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर, ये आता है। ठीक है, बी सेक्शन में साइंस एनवायरनमेंट से, टेक्नोलॉजी से, इकोनॉमिक सेक्शन से जो अभी हम आज करवाएंगे। ठीक है, नेशनल एंड सेक्शन सी से नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इवेंट होते हैं। ठीक है, नेचुरल क्लाइमेट, डिजास्टर, ठीक है, ये अर्थक्वेक, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, जैसे कुछ स्कीम होती हैं, उन स्कीम के बारे में पूछ लिया जाता है। सब में से एक एक क्वेश्चन करना होता है। देखिए, यहाँ पर 700 वर्ड लिखना होगा। ठीक है, ये पीसीएस की बात कर रहे हैं। 700 वर्ड का मतलब एक एस्से में 700 वर्ड आपको लिखना होगा। ठीक है, लिखा गया है ईच सेक्शन एंड दे आर रिक्वायर्ड टू राइट एस्से इन 700 वर्ड ऑन ईच टॉपिक। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक में 700 वर्ड लिखना होगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का लेक्चर कौन सा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का है। आज का है बेरोजगारी और युवा आक्रोश तथा अथवा भारत में बेरोजगारी की समस्या। पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कैसे करवाऊँगा अभी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पूरा ये लिख के नहीं लेके जाना, याद नहीं करके जाना है पेपर में कि बेरोजगारी पे आ जाएगा, तो इसी प्रकार लिखना है। देखिए, बेरोजगारी में एक मैं चार्ट बना देता हूँ। पहले इंट्रोडक्शन लिख देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इंट्रोडक्शन लिखा गया है। इंट्रोडक्शन के बाद जब मैं आपको बताने वाला हूँ, वहाँ पर बेरोजगारी के प्रकार, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के बताएंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी के बताएंगे, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी चल रही है प्रेजेंट टाइम में, ये सब के बारे में। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, ऐसे यही स्टेप वहाँ जब भी आप पेपर देंगे, वहाँ पर हॉल में एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे कि हमको क्या क्या लिखना होगा। इससे लिखने का यही सबसे तरीका है, एक छोटा चार्ट बना लेंगे क्या क्या लिखना है। तो अभी मैं पहले चार्ट बना देता हूँ छोटा सा। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर इसमें प्रकार लिख देंगे। ठीक है, कि कौन कौन से बेरोजगारी के प्रकार अभी भविष्य में, वो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे ये हो गया, प्रकार हो गया। तीसरे पे लिख देंगे कि डाटा क्या कह रहा था। जैसे प्रकार हो गया कि ये सब प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सब चल रहा है। तीसरे पे जो अभी भारत सरकार का नए नए डाटा आए हैं, अगर उनको इंक्लूड कर देते हैं तो आपका एस्से में काफ़ी नंबर बढ़ जाएगा। तो न्यू डाटा इंक्लूड कर देंगे। तो क्या, इंट्रोडक्शन, प्रकार, उसके बेरोजगारी के न्यू डाटा ऐड कर देंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे क्या करेंगे, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, जो मतलब अब न्यू डाटा जैसे बताया गया भारत सरकार के द्वारा इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसका कारण क्या है जो बेरोजगारी बढ़ गई। तो कारण क्या है, कारण लिख दिए। कारण के बाद आप इसको निपटने के उपाय, जो प्रीवियस ईयर में जो योजनाएं चलाई गई हैं, अभी सब वही बताएंगे हम। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में योजनाएं चलाई गई हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो प्रेजेंट टाइम में योजनाएं चल रही हैं उसको भी देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे बेरोजगारी के प्रभाव। ठीक है, उसके बेरोजगारी के प्रभाव क्या हो सकते हैं हमारी सोसाइटी पर, हमारे यूथ के ऊपर। तो चलते हैं, सभी कुछ 5 मिनट में हमने आपको बता दिया क्या क्या हम करवाने वाले हैं। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं किस प्रकार से ये है लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक एक चीज़ देखिए बहुत ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट है।
देखिए, पहले देखिए बेरोजगारी किसको कहते हैं। बेरोजगारी उसको कहते हैं, लिखेंगे कैसे वहाँ पर, ठीक है। कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को कार्य न मिलने की दशा में बेरोजगारी के रूप में परिभाषित की जाती है। जैसे आपको कोई कार्य करने, मतलब आप कार्य करने के लिए बहुत उतावले हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, करें, कोई कार्य ही नहीं मिल रहा है जो आप करना चाहते हैं। हालांकि विश्व की हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान रहती है। यह नहीं कह रहे हैं कि खाली डेवलपिंग कंट्री में ही, ठीक, विकासशील देशों में ही बेरोजगारी होती है, वो डेवलप कंट्री में, विकसित देशों में भी बेरोजगारी की समस्या रहती है। हालांकि अर्थव्यवस्था की दशाओं के अनुरूप प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रवृत्ति भिन्न होती है। तो अभी हम इतना क्या दिखे, इंट्रोडक्शन, आपको इतना इंट्रोडक्शन लिख देना है, ठीक है। चलते हैं, देखिए सभी दशाओं में अनुरूप अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी भिन्न भिन्न रहती है हर जगह। ये नहीं कि हमारे जहाँ जैसे बेरोजगारी वैसे अमेरिका में होगी, वहाँ अलग होगी। चलते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं क्या रखेंगे, ये प्रकार देखते हैं कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं बेरोजगारी के, ठीक है। भारत में सामान्य रूप से संरचनात्मक बेरोजगारी व प्रच्छन्न बेरोजगारी की अधिकता देखी जाती है। अब देखिए कौन कौन से ये, अब देखिए संरचनात्मक और प्रच्छन्न अभी बताते हैं वो क्या होता है। देखिए, किसी औद्योगिक पुनर्गठन, जैसे कोई मशीन फैक्ट्री लग गई, अथवा तकनीक फेरबदल मतलब प्रीवियस ईयर में, जैसे आप 2000 के आगे देखेंगे तो वहाँ पर क्या हुआ था, कंप्यूटर आया था, कुछ लोगों की जॉब चली गई। अब क्या आ रहा है, एआई आ रहा है, एआई से भी लोगों की जॉब चली गई। तो वही सब लिखना, फिर फलस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। तो क्या होता है, अगर औद्योगिक पुनर्गठन हो गया है, किसी उद्योग का नए सिरे से लगना, या कोई नई तकनीक आ गई है, एआई आ गया, तो लोगों की जॉब चली जाती है, वही संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। वहीं उत्पादकता शून्य होने के पश्चात भी रोजगार में रत न रहना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। कैसे, जैसे खेतों में क्या होता है, जितने लोग घर के होते हैं सभी लोग खेत में काम करने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करें, बैठे घर से इससे बढ़िया कुछ खा जाके काम ही करते हैं। लेकिन वहाँ कितने लोग की ज़रूरत है, सिर्फ 3 से 4 लोग की ज़रूरत है, लेकिन उसमें 10 लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए। तो वो क्या कहलाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी व शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी, देखिए प्रकार ये सब चल रहे हैं। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी, जैसे क्या कहते हैं, जब धान की मतलब बैठवाई, जो बैठा धान को बैठाया जाता है, जब हो जाता है तो क्या कहा जाता है कि इस समय बैठक चल रही है। गांव में यही एक लैंग्वेज यूज किया जाता है, गांव इस समय भैया बैठक चल रही है। तो बैठक मतलब क्या, इस समय खाली हैं, धान उन बैठा के इस समय कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो वो क्या, वो बेरोजगारी हुआ, क्योंकि उस समय बैठक ही उनकी चल रही है, ठीक है। तो करें क्या वो। और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में कैसे, कि डिग्री पे डिग्री लिए जा रहे हैं शहर वाले, लेकिन उनको जॉब उस तरह के मिल ही नहीं रहा जिस तरह से वो ढूंढ रहे हैं, बनकर उभरी है। चूँकि ग्रामीण भारत का अधिकतर हिस्सा आज भी कृषि कार्यों में ही अपनी जीविका चलाता है, ऐसे में वर्ष के उस समय में जब कृषि संबंधित कोई कार्य नहीं रहता तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। वही जो आप मौसमी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जब कृषि में कोई बेरोजगार काम नहीं रहता, ठीक है, धान बैठ गया बस, अब उसको 1 महीने बाद उसको क्या है, निराई होती है, तो निराई होगी, उसमें ज़्यादा काम थोड़ा रहता ही नहीं है। इसके बाद जब उसकी कटाई होती है तब ज़्यादा काम रहता है, तो निराई तक लगभग वो खाली बैठे रहते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी मौसमी प्रवृत्ति की होती है। वहीं शहरों में देखा जाता है बड़ी संख्या में शिक्षा पा चुके लोगों को ये रोजगार नहीं मिलता, या उनकी योग्यता के अनुकूल रोजगार नहीं मिलता, जो अभी ऊपर बताए हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। भारत में बेरोजगारी के ये सभी प्रकार व्याप्त रूप से पाए जाते हैं, जो कि चिंतनीय हैं। भारत में बेरोजगार युवाओं की स्थिति में ये पंक्तियाँ सटीक हैं। तो अगर आपके दिमाग में, देखिए इसको मुझे करवाने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर आपको बेरोजगारी से संबंधित कुछ आए तो यही आप स्ट्रक्चर बना के आगे बढ़िएगा, ठीक है। कुछ मतलब आप प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, इसी में रखिएगा, पॉइंट वाइज मत रखिएगा। ये इससे है
वो नहीं लिख रहे हैं कि आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं कि उसमें ये एस्से है, यहाँ पर ऐसे ही लिखना है जिस फॉर्मेट में लिखा गया है। चलते हैं ना, जो लोग नए होंगे अगर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपको लगभग 100 मतलब 100 नहीं तो जितना हो सकेगा, मेरे पास जितना टाइम लगेगा उतना मैं इससे करवा दूंगा आपको, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपके पास पहुंच जाए। अब देखिए कुछ यहाँ पर कोटेशन यूज करना है बीच बीच में, जैसे क्या है, कहीं वजूद की तलाश में रहती है बंदगी, कहीं बेरोजगारी की दरमियाँ तड़पती है ज़िंदगी। ऐसे ऐसे कोट्स यूज करना है। ऐसे ऐसे कोट्स यूज करने से क्या होगा, एग्जामिनर का ध्यान इस पर ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। कहीं एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ, कहीं वजूद की तलाश में रहती है बंदगी, कहीं बेरोजगारी के दरमियाँ तड़पती है ज़िंदगी, ठीक है। ऐसे वर्ड यूज करेंगे तो आपको मतलब एग्जामिनर भी थोड़ा सा खुश हो जाएगा, उसका भी मूड सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग। अब देखिए वहाँ पर हम क्या करिए, थोड़ा सा देख लिए कौन कौन सी बेरोजगारी होती है। यहाँ पर न्यू डाटा क्या कहता है, जो एजेंसियाँ हैं कौन कौन से डाटा निकाल रही हैं कि हमारे देश में कितनी, तो ये लिख देंगे तो एग्जामिनर सोचेगा हाँ ये अपडेट भी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 में 24 तक भारत में बेरोजगारों की दर तकरीबन 8.1 के स्तर तक पहुंच गई, ठीक है। भारत में बेरोजगारों की दर कितनी पहुंच गई, 8.1 के स्तर तक पहुंच गई, ठीक है। 2024 जो देखिए ये जब किताब बना था तो इस समय ये डाटा नहीं रखा गया था, लेकिन हमने इस डाटा को चेंज कर दिया है, अभी आपके नए डाटा के अकॉर्डिंग हमने ये रख दिया है, ठीक है। क्योंकि जब ये बुक प्रिंट हुई थी तो ये वाला डाटा तब नहीं था, ठीक है। तो हमने इसको अपडेट किया है कि स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण, ठीक है, जो पैसा बंद हो गया था आपका, किए जाने के पश्चात बेरोजगारी दर में कमी दर्ज की गई, परंतु उस समय बेरोजगारी दर में थोड़ा कमी आई थी, परंतु अर्थव्यवस्था के विमुद्रीकरण का प्रभाव जैसे समाप्त हुआ, बेरोजगारी दर में पुनः उछाल आने लगा। गौरतलब है कुल श्रम बल में बेरोजगारों का प्रतिशत ही बेरोजगारी दर कहलाता है। तो जो काम करने वाले हैं उनमें बेरोजगार कितने हैं, वही बेरोजगारी दर कहलाता है। तो अभी कितना है, ये GS का क्वेश्चन है, 8.1%, ये याद रखेंगे। कितना, 8.1%। चलते हैं हम नया देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ उसी के हिसाब से चल रहा हूँ। बेरोजगारी के मूल में सबसे बड़ा कारण क्या है, विशाल जनसंख्या। सबसे बड़ा कारण तो यही है, मेन कारण यही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख दीजिए ताकि आप 700 वर्ड तक पहुँच जाइए, ठीक है। स्वतंत्रता के, हाँ ऐसा मत करिएगा जनसंख्या के बारे में ज़्यादा आ रहा तो पूरा जनसंख्या ही छाप डालें, ठीक है। वो जनसंख्या नहीं पूछ रहा, बेरोजगारी पूछ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा लिखना होगा, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जनसंख्या अनियंत्रित तीव्रता से बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप पहले से ही अतिरिक्त श्रम बल का दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था पर प्रतिवर्ष भार बढ़ता ही गया और बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होती गई, ठीक है। ज्ञातव्य है कि परिवार नियोजन के कई प्रयासों के बाद भी भारत की जनसंख्या में उल्लेखनीय कमी नहीं देखी गई। क्या हुआ था पहले, परिवार नियोजन अब भी चलता है, एक टैग होता है हम दो हमारे दो, ठीक है। इस सब का टैग का इस्तेमाल देखिए गांव में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप पंचायत मूवी भी देखे होंगे, वो सीरीज जो वेब सीरीज आई थी उसमें भी कई टैग यूज किए गए हैं, ठीक है। तो सरकार के द्वारा ऐसे कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन बेरोजगारी नियंत्रण के सारे प्रयास अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की भरपूर उपस्थित होने के बावजूद भी इनका समुचित दोहन न कर पाने के कारण अपेक्षित विकास नहीं कर पाई है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानवीय संसाधन हो, उनका सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाई है। जैसे चाहे कहीं खाद्यान्न में, अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में लिथियम उथियम मिल रहा है, पहले भी मिल जाना चाहिए, लेकिन उतना टेक्नोलॉजी नहीं है खोजने के लिए, ठीक है। तो जब उसका प्राकृतिक चीज़ों का हम सब निकाली दोहन ही नहीं कर पाएंगे तो वो तो बढ़ेगी बेरोजगारी, क्योंकि अगर प्राकृतिक चीज़ें ज़मीन से निकलेगी तो उनको इकट्ठा करना, उनका यूज करना, वहाँ भी श्रम बल की ज़रूरत पड़ेगी, तो बेरोजगारी ख़त्म ही होगी। लेकिन कुछ कमी रह गई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की किसी की भी।
भारत में बेरोजगारी की समस्या का इतना विस्तार होने से में यह पक्ष महत्वपूर्ण रहा है। देखिए, मेरा सिर्फ एक ही इसको करवाने का मकसद पूरा रहता है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाएं, ठीक है, कि जब वहाँ पर आप सोचें तो थोड़ा सा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में रहे कि हाँ ऐसे लिखना है। अगर आप कुछ भी ना पढ़ के जाएं, सिर्फ आप मेरा वीडियो अगर देख के चले जाते हैं वहाँ पे, तो आप भी तब भी वहाँ पर 700 तो वर्ड लिख ही सकते हैं, ठीक है। देखिए, भारत का एक कृषि प्रधान देश है, जहां जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर ही आश्रित है। अब देखिए, यहाँ कृषि के पर थोड़ा सा दे दिया गया है, ठीक है। दूसरी ओर लंबे समय तक संरक्षणवादी नीतियां अपनाने के कारण भारत विनिर्माण उद्योगों में प्रतिस्पर्धा का विकास नहीं हो पाया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय विनिर्माण उद्योग की विकास दर धीमी रही, जिसका सबका सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि भारतीय उद्योग में नवीकरणीय सृजन का गति अत्यंत धीमी रही। मतलब जो हमारे इकोनॉमिक्स सेक्टर में, अर्थव्यवस्था में पहले बाहरी जो हस्तक्षेप इकोनॉमी मतलब कम किया जाता था। क्यों? मतलब हमारा पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो ये डर लगा रहता था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेटाइजेशन 1991-92 से ज़्यादा शुरू हुआ। तो पहले क्या हुआ था, पहले डर रहता था कि जैसे अंग्रेज आके एक बार कब्जा कर लिए, 200 साल तक राज्य करते रहे, वैसे फिर कोई कंपनी आके कब्जा न करे, इसीलिए डर लगा रहा। लेकिन 91-92 से नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ये सब प्राइवेटाइजेशन तेज़ी से हुआ, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा आगे, ठीक है। इसका सबका सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि भारतीय उद्योग नवीन रोजगारों के सृजन अत्यंत धीमी रही, पूंजी का अभाव रहा, तकनीकी पिछड़ापन रहा, कच्चे माल की कमी रही, चलते अविकसित रहा औद्योगिक क्षेत्र और बेरोजगारों की पर्याप्त संख्या में रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाया। भारतीय शिक्षा नीतियों में दूरदृष्टि के अभाव के कारण हमने रोजगार उपलब्धता के सुनिश्चित किए बिना ही युवाओं को शिक्षित करके उन्हें डिग्रियां देना जारी रखा। क्या हुआ, हमारा जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो सब डिग्री देने में लगे हुए हैं, ठीक है। उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, आपको डिग्री चाहिए, ठीक है। तो वो डिग्री देने में लगे हुए हैं, उनको ये नहीं वो है कि बच्चे का स्किल्स कितना डेवलप हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई कितनी है, कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, आपको डिग्री चाहिए बस, ठीक है। तो यही आजकल हो रहा है, इसके लिए और क्या यही हो रहा है, इसीलिए रोजगार और बेरोजगार लोग और बढ़ते जा रहे हैं, जिसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता की कमी आ रही है। युवाओं में रोजगार परक शिक्षा न दिए जाने के चलते डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भी जो युवा वर्ग है ना, व्यवहारिक रोजगार परक अनभिज्ञ और बेरोजगार रहा। देखिए, डिग्री सबके पास है, बीए, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीसीए, काफ़ी सभी डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन क्या आधे से आधे जनता बेरोजगार है, क्योंकि उस तरह से वो डिग्री लिए हैं लेकिन स्किल्स नहीं लिए हैं। रोजगार प्रदान करने के लिए सरकारी नीतियों को लागू करने में ढील के चलते इन नीतियों के माध्यम से कभी अपेक्षित मात्रा में रोजगार उत्पन्न नहीं किए जा सके, ठीक है। अब देखिए, वो तो हो गया क्या क्या कमी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या उपाय किए गए, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो हर पहलू को आपको लेकर चलना। अब उपाय यहाँ देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद बेरोजगारी की समस्या निपटने के लिए 1978-79 में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, कौन सा एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, जीएस के लिए भी याद कर लीजिए। 1978-79 में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना लाई गई, जिससे ग्रामीण निर्धनों को सब्सिडी और बैंक लोन के माध्यम से आर्थिक सहायता सुनिश्चित कराई जाती थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इसके बाद 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई, ठीक है, मतलब इसी में विलय कर दिया गया, एकीकृत वाले के साथ विलय कर दिया गया। 1989 में प्रारंभ की गई जवाहर रोजगार योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी समस्या के उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन पर केंद्रित था, ठीक है। तो जो जवाहर रोजगार 1989 में आया था, किस पर केंद्रित था, ये ग्रामीण रोजगार। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ पुराने जो आपके स्कीम चल रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको भी कोट कर देना है यहाँ पर, ठीक है, लिख देना है, ताकि आपको वो एग्जामिनर को पता रहे कि हाँ इनको सब। जैसे आप यहाँ डेट लिख दिया 78-79 में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना,
यहाँ से 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम में विलय कर दिया गया। 89 में लिख दिए जवाहर रोजगार योजना, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए लाया गया था। ठीक है, अब देखिए 1999 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नाम दिया गया। ठीक है, इसी को, ठीक है, जो जवाहर रोजगार योजना है। अब देखिए 2005 में सबसे बड़ा आया मनरेगा, जिसका नाम सुनते होंगे, संसद द्वारा पारित। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में सबसे बड़ा सरकारी प्रयास माना जाता है। जो आपका ये मनरेगा आया, सबसे बड़ा सरकारी प्रयास अगर माना जाता है अभी तक पूरी हिस्ट्री में, यही। इसके बारे में भी कुछ लिखना है। ऐसा पहली बार था जब भारतीय संसद ने 100 दिनों के एक निश्चित रोजगार देने व ऐसा न होने की दिशा में स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, मतलब आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, चाहे काम हो चाहे नहीं, 100 दिन का पैसा दिया जाएगा। हर स्टेट में पैसा अलग अलग है। अगर अब मैं पूछूं एक जीएस का क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ दिया जाता है मनरेगा के तहत, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ दिया जाता है? पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा हरियाणा में मनरेगा के तहत दिया जाता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2011 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना। ठीक है, क्या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना 2015 में कौशल विकास संरक्षण प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, याद रखेंगे, जो 2015 में प्रारंभ, इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है। तो ये क्या है, जो हमारे योजनाएं चल रही हैं रोजगार से संबंधित, उनको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये क्यों लिखा जाता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो ये कुछ नहीं है, ये मत सोचिएगा ये अलग से लिखा गया, वही जो अंदर लिखा गया है, मैं दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पर सब लिखा गया है उसी को थोड़ा सा इस टाइप से आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर एग्जामिनर के पास थोड़ा सा कम समय हो तो कम से कम ये तो बढ़िया से पढ़ ले। तो यही अभी देखिए मैं जो पढ़ूंगा वो आगे आप ऊपर पढ़ ही चुके होंगे। बेरोजगारी के मूल में सबसे बड़ा कारण भारत की विशाल जनसंख्या है, अभी आगे ऊपर ही पढ़े हैं, ऐसे लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा कोट वोट करके इसको लेना है, यहाँ भी कोट कर दे। इधर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जनसंख्या अनियंत्रित तीव्रता से बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप पहले ही अतिरिक्त श्रम बल का दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था पर प्रतिवर्ष भार बढ़ता गया और बेरोजगारों की समस्या में वृद्धि होती गई। ठीक है, ऐसे लिखना है इसको थोड़ा सा। अब देखिए अब क्या देखेंगे, अब क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है इसका, बेरोजगारी का, तो ये भी देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का जब यूथ बेरोजगार रहेगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। हर चीज़ें यहाँ ऐसे मत लिखिएगा कि प्रभाव यहाँ डाल के कुछ लिखना नहीं है, वो एग्जामिनर कुछ समझ लेगा कि कहाँ क्या लिखा गया है। बेरोजगारी की समस्या के बढ़ते जाने के फलस्वरूप समाज व अर्थव्यवस्था पर नई प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। कौन कौन से? बेरोजगारी की समस्या अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन की कमी और कार्य करने योग्य युवाओं के मनोबल में भी कमी लाने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे जब लोग बेरोजगार होते हैं तो मनोबल में कमी होती है ना, डिमोटिवेशन होता है हमेशा। ठीक है, बेरोजगार व्यक्तियों के गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होकर राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट खतरा पहुंचने का खतरा भी बना रहता है। देखिए जो लोग बेरोजगार नहीं होंगे, काम करेंगे, उनको अन्य जो अनवांटेड गतिविधियां होती हैं जो समाज के लिए सही नहीं होती हैं उसमें लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने काम में सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वो काम ही से छुट्टी नहीं पा रहे। लेकिन जो खाली बैठे हैं उनके दिमाग में खाली चीज़ें में बहुत सी बेकार चीज़ें चलती रहती हैं जो समाज को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, वहीं रोजगार न मिलने पर कुछ भी कार्य करने की व्यवस्था के चलते लोग शोषण का भी शिकार हो जाते हैं। शोषण का कैसे शिकार हो जाते हैं? जैसे आप कहीं जॉब मांगने गए, अब वो आपसे कितना, आपको जॉब की ज़रूरत है, 10,000 रुपये दे रहा है, लेकिन आपसे सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक एकदम वो मतलब जानवरों की तरह आप काम कर रहे हैं, तो शोषण भी हुआ क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। बेरोजगार बढ़ने पर युवाओं में सरकारी नीतियों के प्रति आक्रोश भी उपजने लगता है, तो सरकार को भी डर लगता है ना। तो अब सरकार सोचे कि सही है ये गलत है, सरकार सोचती भी नहीं। ठीक है, अब देखिए यह आक्रोश आगे चलकर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संघर्षों को जन्म देती है। ठीक है, सरकार को भी सोचना चाहिए। मतलब अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र, जैसे अब कुछ एग्जाम्पल दे दिया गया है। महाराष्ट्र में बाहरी लोगों के खिलाफ आक्रोश है,
जैसे क्या है, महाराष्ट्र में, यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जाते हैं वहाँ पर जॉब करने, लेकिन क्या होता है वहाँ पर लोग सोचते हैं ये हमारे यहाँ आके हमारी जॉब ले ले रहे हैं, तो ये भी उनको सोचना, तो ले ही रहे हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि जाके वहाँ की जीडीपी में मतलब कुछ इन्वॉल्व ही होकर उसकी मतलब हेल्प ही कर रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब काम कर रहे हैं, उनकी जीडीपी महाराष्ट्र की बढ़ रही ना, तो लेकिन अब क्या करेंगे, अगर जो रोजगार उत्तर प्रदेश बिहार में होता तो थोड़ी महाराष्ट्र में जाते। गुजरात में जो पटेल समुदाय द्वारा नौकरियों के आरक्षण की मांग की जाती है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल एक दो दे दीजिएगा, अभी रिसेंट में जो एग्जाम्पल चल रहे होंगे वो सब दे दीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ जो यही है वही दीजिए। इस समस्या से निपटने के लिए युवाओं में रोजगार पर, अब देखिए यहाँ पर कैसे निपटा जाएगा ये पूछ रहा है। कौशल विकास, तो आप क्या एक याद रख लीजिए, कौशल विकास करना है, रोजगार के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, भारत के कृषि औद्योगिक क्षेत्र को अधिक विकसित करने और तकनीक केंद्रित बनाना है, आदि से प्रयास। जैसे तकनीक लाइए, चाहे एग्रीकल्चर में लाइए, चाहे इंडस्ट्री में लाइए, ताकि रोजगार मतलब तकनीक केंद्रित होनी चाहिए, बढ़े, जिसको सुचारू रूप से क्रियान्वित कर बेरोजगारी दर में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। भारत युवा श्रम बल धारण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। जैसे अब जब ज़्यादा तकनीक आएगी तो उसके लिए लोग चाहिए भी ना। यदि हमारे देश में युवाओं के कौशल को विकसित कर उनकी ऊर्जा अर्थव्यवस्था और राष्ट्र के विकास के योगदान वाले अन्य क्षेत्रों में लगाया जाए तो देश में संपूर्ण महाशक्ति बनने का लक्ष्य अधिक तीव्रता से प्राप्त कर लेगा। आज आवश्यकता केवल इस युवा ऊर्जा के कुशल उपयोग की है, मतलब सिर्फ आपको जो युवा में बहुत जान है, सिर्फ उसका उपयोग नहीं सरकार कर पा रही है, ठीक है। सरकार को चाहिए इस युवा को मतलब उपयोग अच्छी तरह से करे, ठीक है, हमारा जीडीपी वैसे बढ़ जाएगा। नई जमीन तोड़ने का, नई राह खोजने का, असंभव को संभव बनाने का अदम्य साहस केवल युवाओं में ही हो सकता है, ठीक है। अब देखिए युवाओं के बारे में कुछ एक अच्छा सा वर्ड लिख दीजिए, बस इसके बाद ख़त्म हो जाएगा आपका। उबल रही है खून में जुनून की कहानियाँ, ऐसे रोजगार पर आ जाए, बेरोजगारी पर आ जाए, ये सब कोट्स करिए, इसको लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है, या बुक है तो कोई बात नहीं, अगर बुक नहीं तो इसको लिख लीजिए। उबल रही है खून में जुनून की कहानियाँ, नई दिशा दिखा रही है वक्त की निशानियाँ, हवा सी घूम घूम कर, घटा सी झूम झूम कर, नई ज़मीन तोड़ने निकल पड़ी जवानियाँ, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लिखा गया, ऐसे सब लिख देंगे तो वैसे ही आपको जितना मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा जितना आप चाहते हैं, तो बस इतना ही आपको लिखना है। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, जितना मैंने कहा उतना हमने टॉपिक कवर कर दिया है, क्या क्या चाहिए, कारण, रीजन, ये सब हर चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा ऐसे ही मेरे ऐसे में मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। तो मैं लगभग डेली या किसी दिन मतलब गैप हो जाएगा तो लगभग रात को 8 बजे ये आ ही जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।